नमस्कार। आज हम इतिहास के जिस पन्ने को पलटने जा रहे हैं वो किसी जीत का जश्न नहीं है। सच कहूं तो ये उस दर्दनाक रात की कहानी है जिसने 1947 में एक पूरे उपमहाद्वीप को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसी राजनीतिक बिसात जो पूरी तरह से खून से सनी थी। भारत या तो बंटेगा या पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। ये शब्द मोहम्मद अली जिन्ना के थे। जरा सोचिए इस बात की गहराई को। ये महज कोई बयान नहीं था, ये उस भयानक जिद और राजनीतिक टकराव की गूंज थी जिसने आगे चलकर मुल्क को बीच से चीर कर रख दिया। बंद कमरों में बैठे नेताओं की वो जिद अब बस सड़कों पर उतरने ही वाली थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सदियों से राज कर रही ब्रिटिश हुकूमत भारत से जाने के लिए इतनी बेताब हो गई। दरअसल उनके कानों में एक टाइम बॉम्ब की टिक टिक गूंजने लगी थी। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन याद है? लाखों लोग सड़कों पर थे। फिर 1944-45 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी का वो कड़ा संघर्ष और लाल किले के ऐतिहासिक मुकदमे, और रही सही कसर 1946 में रॉयल नेवी के हमारे नौसैनिकों की बगावत ने पूरी कर दी। उधर दूसरे विश्व युद्ध ने ब्रिटेन को अंदर तक खोखला कर दिया था। उनका खजाना बिल्कुल खाली था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को ये साफ समझ आ गया था कि सत्ता सौंपना अब कोई चॉइस नहीं बल्कि एक भयंकर तबाही को टालने की आखिरी कोशिश है। 1946 के प्रांतीय चुनावों के नतीजे आए और देश की तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं अब आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसने 11 में से 9 प्रांतों में सरकार बनाई। उनकी मांग एकदम स्पष्ट थी, एक अखंड एकजुट भारत। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए आरक्षित 87% सीटें जीत ली थीं और उनकी मांग बिल्कुल अलग, एक पूरी तरह से नया राष्ट्र पाकिस्तान। अब सत्ता की चाबी इन दो ध्रुवों के बीच फंस चुकी थी और अंग्रेजों की मजबूरी ये थी कि उन्हें दोनों से एक साथ बात करनी थी। यहाँ मोहम्मद अली जिन्ना का सफर देखना काफी हैरान करने वाला है। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन 1915 में यही जिन्ना कांग्रेस के एक सेक्युलर नेता हुआ करते थे। इन्होंने ही गांधी जी के भारत लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया था। फिर 1920 आते आते गांधी जी का सविनय अवज्ञा का तरीका उन्हें कुछ रास नहीं आया और उन्होंने कांग्रेस ही छोड़ दी। इसके बाद वो लंदन चले गए, लेकिन जब 1930 के दशक में वो वापस लौटे तो वो एक बिल्कुल अलग इंसान बन चुके थे। उन्होंने खुद को भारत के मुसलमानों का एकमात्र प्रवक्ता घोषित कर दिया। जरा सोचिए, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वाला एक शख्स अब एक अलग देश की मांग का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका था। भाग 1, द कैबिनेट मिशन, एक आखिरी और बेहद नाजुक समझौता। 1946 की शुरुआत में अंग्रेज एक प्रस्ताव लेकर आए। इसे एक त्रिस्तरीय या 3 टियर सिस्टम कह सकते हैं। इसके तहत भारत को 3 हिस्सों में बांटा जाना था। सेक्शन ए, जहां हिंदू बहुसंख्यक थे, सेक्शन बी, उत्तर पश्चिम के मुस्लिम बहुल इलाके, और सेक्शन सी, पूर्व के मुस्लिम बहुल इलाके। इन सभी प्रांतों को अपने फैसले लेने की काफी आज़ादी दी गई, लेकिन इन सब के ऊपर एक केंद्र सरकार होती जिसके पास सिर्फ रक्षा, विदेश मामले और कम्युनिकेशन का कंट्रोल रहता। यह ढांचा काफी पेचीदा था, लेकिन कमाल की बात यह है कि इसने जिन्ना को वो मुस्लिम ऑटोनॉमी दे दी जो वो चाहते थे और कांग्रेस को उनका अखंड भारत भी मिल गया। एक पल के लिए तो ऐसा लगा मानो देश बंटने से बच ही जाएगा। लेकिन इतिहास अक्सर एक छोटी सी घटना से पूरी तरह पलट जाता है। 10 जुलाई 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बॉम्बे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां उन्होंने साफ कह दिया कि सरकार बनाने के बाद कांग्रेस के पास इस कैबिनेट मिशन योजना में बदलाव करने का पूरा अधिकार रहेगा। जैसे ही ये बयान अखबारों की सुर्खियों में आया, उस नाजुक से समझौते के टुकड़े टुकड़े हो गए। जिन्ना को लगा कि कांग्रेस मेजॉरिटी के दम पर अपना एजेंडा थोपेगी। उन्होंने तुरंत इस समझौते से हाथ खींच लिए और हमेशा के लिए पीछे हट गए। भाग 2, हिंसा की गर्त में, जब राजनीति की कीमत आम इंसान ने चुकाई। जिन्ना पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो डायरेक्ट एक्शन लेंगे। 16 अगस्त 1946 इसी दिन को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया गया और इसका जो सबसे खौफनाक मंजर सामने आया वो था बंगाल में। वहां मुस्लिम लीग की सरकार थी और हुसैन शहीद सुहरावर्दी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने अराजक तत्वों को सड़कों पर खुला छोड़ दिया। पुलिस बस खामोश तमाशा देखती रही और कलकत्ता शहर को एक हिंसक भीड़ के हवाले कर दिया गया। ये कोई राजनीतिक विरोध नहीं था, ये सड़कों पर सरेआम हो रहा एक कत्लेआम था। 6000। जरा सोचिए, सिर्फ चंद दिनों के भीतर कलकत्ता की सड़कों पर 6000 से ज्यादा लाशें बिछ गईं। पूरा का पूरा शहर लाशों के ढेर में तब्दील हो गया था।
उस खौफ का, उस दर्द का अंदाज़ा लगाना भी आज हमारे लिए नामुमकिन है। और सबसे डरावनी बात ये थी कि ये आग सिर्फ कलकत्ता तक नहीं रुकी। बदले का एक ऐसा खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। अगस्त में कलकत्ता जला, फिर अक्टूबर आते आते बंगाल के नोआखाली में हिंदुओं का बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ, जबरन धर्मांतरण कराए गए। जैसे ही ये खबर बिहार पहुंची, वहां मुसलमानों के खिलाफ भयानक बदले की हिंसा भड़क उठी और देखते ही देखते 1947 के मार्च तक ये नफरत की आग पंजाब पहुंच गई, जहां खून खराबे की वजह से वहां की गठबंधन सरकार ही गिर गई। आंख के बदले आंख की जिद ने, जैसा कि गांधी जी कहा करते थे, वाकई पूरे देश को अंधा कर दिया था। भाग 3, गांधी जी का अकेला संघर्ष, नफरत के खिलाफ कदमों की लड़ाई। 180 किलोमीटर, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। 77 साल की उम्र में महात्मा गांधी नोआखली के 47 दंगाग्रस्त गांव में नंगे पैर चले। वो एक एक गांव जाते, एक हिंदू और एक मुस्लिम को ढूंढते और उनसे कहते कि अब इस गांव की शांति की जिम्मेदारी तुम्हारी है। वो दिल्ली के वातानुकूलित कमरों में बैठे राजनेताओं से नहीं, सीधे इंसानों की आत्मा से बात कर रहे थे। एक अकेला बूढ़ा आदमी जो देश को टूटने से बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा था। गांधी जी बंटवारे को रोकने के लिए किस हद तक जा सकते थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए। 1 अप्रैल 1947 को उन्होंने वायसराय माउंटबेटन से जाकर विनती की, कृपया लॉर्ड लुईस ऐसा मत कीजिए, आप जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दीजिए। देश को बिखरने से बचाने के लिए वो अपनी पूरी जिंदगी की राजनीतिक कमाई दांव पर लगाने को तैयार थे। वो 30 करोड़ हिंदुओं पर जिन्ना का शासन तक स्वीकार करने को तैयार थे। बस उनकी एक ही शर्त थी कि ये देश एक रहे, इसके टुकड़े न हों। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा आघात उन्हें अपनों से ही लगा। उनके अपने राजनीतिक बेटों पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने उनका ये प्रस्ताव सिरे से ठुकरा दिया। दरअसल अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के साथ काम करने के बाद वो ये मान चुके थे कि जिन्ना के साथ सरकार चलाना अब असंभव है। उन्होंने गांधी जी से दो टूक कह दिया कि इतने सारे लोगों के संघर्ष और बलिदान को सिर्फ एक इंसान की महत्वाकांक्षा के लिए भुलाया नहीं जा सकता। गांधी जी के लिए ये पल कितना दर्दनाक और अकेला कर देने वाला रहा होगा, ये हम और आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। भाग 4, अपरिहार्य विभाजन, जब खींची गईं आखिरी लकीरें। अब ब्रिटिश राज समेटने की हड़बड़ी शुरू हो चुकी थी। माउंटबेटन ने जो सबसे पहली योजना बनाई उसे डिकी बर्ड प्लान कहा जाता है। इस योजना का सबसे खौफनाक पहलू ये था कि इसमें भारत के हर प्रांत और 559 रियासतों को ये चुनने की पूरी आज़ादी दी जा रही थी कि वे भारत में रहें, पाकिस्तान में जाएं या फिर खुद एक आज़ाद देश बन जाएं। जैसे ही नेहरू ने इस योजना को देखा, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो माउंटबेटन पर बुरी तरह भड़क उठे। उन्होंने साफ कह दिया कि ये आज़ादी की नहीं बल्कि भारत को तबाह करने की योजना है। भारत 500 टुकड़ों में बंट जाएगा। जरा सोचिए, अंग्रेजों ने 300 साल तक फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, और अब जाते जाते वे इस पूरे उपमहाद्वीप के हमेशा के लिए टुकड़े टुकड़े करके जाना चाहते थे। नेहरू का ये रूप देखकर माउंटबेटन बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने तुरंत अपने राजनीतिक सलाहकार वीपी मेनन को बुलाया और एक नई योजना बनाने को कहा। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि इतिहास के सबसे बड़े विभाजन का ये ब्लूप्रिंट मेनन ने महज 6 घंटे में तैयार कर दिया था। सिर्फ 6 घंटे। इस योजना के 3 अहम बिंदु थे। पहला, सत्ता 2 स्वतंत्र देशों भारत और पाकिस्तान को सौंपी जाएगी। दूसरा, बंगाल और पंजाब प्रांतों को बीच से 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। और तीसरा, जो भी रियासतें हैं उन्हें अपनी भौगोलिक स्थिति के आधार पर भारत या पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना होगा। 3 जून 1947 को भारी मन से सभी नेताओं ने इस योजना को स्वीकार कर लिया। भाग 5, आज़ादी और त्रासदी, आधी रात का वो कड़वा सच। कागज पर खींची गई उसे एक लकीर ने जो घाव दिए, वो महज कुछ आंकड़े नहीं हैं। 1.5 करोड़ लोग रातों रात हमेशा के लिए बेघर हो गए। अपने पुरखों की जमीन, अपना घर-बार छोड़कर अनजान रास्तों पर निकल पड़े। 10 लाख से ज्यादा आम और बेगुनाह लोग सड़कों पर, ट्रेनों में, खेतों में बेरहमी से काट डाले गए और 75,000 से ज्यादा महिलाओं का अपहरण हुआ। उनके साथ ऐसी दरिंदगी हुई जिसे बयां करने के लिए शायद दुनिया की कोई भाषा नहीं बनी है। आज़ादी के उस जश्न के नीचे ये खून से लथपथ जमीन थी। आज जब हम इतिहास के इस पन्ने को बंद कर रहे हैं तो एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या 1947 की ये खौफनाक त्रासदी आज़ादी की वो कीमत थी जिसे हर हाल में चुकाना ही था, या फिर
ये महज एक राजनीतिक बिसात और चंद नेताओं की महत्वाकांक्षा का नतीजा था, जिसका खामियाजा लाखों बेगुनाह इंसानों ने अपना खून बहाकर भुगता। ये सवाल शायद कभी पीछा नहीं छोड़ेगा और सोचने पर मजबूर करता रहेगा कि इतिहास की कीमत हमेशा आम इंसान ही क्यों चुकाता है।